Hello everyone, welcome back. Today we are going to make a video on section 13. Section 13 talks about the time of supply for services. इसके पहले हमने सेक्शन 31 देखा है जो हमें बताता है व्हाट शुड बी द लास्ट डेट टू रेज एन इनवॉइस। वो हमारा बेस बनेगा सेक्शन 13 के लिए। और हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 12 भी कवर कर लिया है। सेक्शन 12 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। तो अब हम जा रहे हैं सेक्शन 13 पे, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। चलिए, व्हाट विल वी कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं 6 सबसेक्शन सेक्शन 13 के। फर्स्ट सबसेक्शन बात करता है चार्जेबिलिटी के बारे में। ये हमारा सेक्शन 12 से बहुत सिमिलर है। सो चार्जेबिलिटी सेक्शन है फर्स्ट सेक्शन हमारा। सेक्शन 2 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मतलब जब जीएसटी का पेमेंट फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हो रहा है तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। जब रिवर्स चार्ज के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं तब हम उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। सब सेक्शन 4 बात करता है वाउचर्स के बारे में। सब सेक्शन 5 बात करता है जो भी सेक्शन सब सेक्शन 2 में नहीं आ रहा है, सब सेक्शन 3 में नहीं आ रहा है, सब सेक्शन 4 में नहीं आ रहा है, वो आएगा हमारा सब सेक्शन 5 में। और लास्ट हुआ हमारा इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्जेस, फी फॉर डिलेड पेमेंट। मतलब अगर आपने पेमेंट में डिले किया तो जो आप पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, चार्जेस, फी कुछ भी लगेगा तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो हम कवर करेंगे सब सेक्शन 6 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 जो है हमारा चार्जेबिलिटी सेक्शन। पढ़ते हैं। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज। मतलब ये पूरा जो सेक्शन है वो सर्विसेज के ऊपर है। शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब सेक्शन 13 के प्रोविजंस के हिसाब से हम अपना टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे और वो जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस समय हमारी लायबिलिटी टू पे टैक्स जो है वो अराइज होगी। किस पे? सर्विसेज पे। ये हमारा चार्जेबिलिटी सेक्शन। मतलब सेक्शन 13 के प्रोविजंस के हिसाब से हम टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे और वो टाइम ऑफ सप्लाई जो है उस समय टैक्स चार्ज करने का टाइम आ जाएगा, लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। ये बोलता है हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब जब फॉरवर्ड चार्ज है मतलब गवर्नमेंट को जो पैसा जाएगा, जो टैक्स जाएगा वो कौन देगा? सप्लायर देगा या रेसिपिएंट देगा? जब फॉरवर्ड चार्ज है तो मतलब सप्लायर देगा, रेसिपिएंट नहीं देगा। तो जब सप्लायर दे रहा है टैक्स
तो हमको टाइम ऑफ सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना चाहिए? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर. सो वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर. हम लोग सप्लायर के बारे में ही सोचेंगे. चलिए पढ़ते हैं. The time of supply of service shall be earliest of the following dates, namely date of issue of invoice by the supplier if the invoice is issued within the period prescribed under subsection 2 of section 31, or the date of receipt of payment, whichever is earlier. तो चलिए पहले हम सबसेक्शन ए के बारे में बात करते हैं. सबसेक्शन ए का कंडीशन है, एक कंडीशन है कि आपने जो इनवॉइस है वो इन अकॉर्डेंस टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 बनाई हो. अगर आपने बनाई है तो आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. नाउ रिसीट के अंदर दो चीजें होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर आपके बैंक में क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, उसको हम डेट ऑफ रिसीट मानेंगे. एंड आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो होगा अर्लीस्ट ऑफ दीज टू. ये बोल रहा है हमारा क्लॉज ए. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे. पहले हम थोड़ा ये प्रोविजन कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट क्लॉज बी. क्लॉज बी बोलता है द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31. मतलब क्लॉज बी बात करता है इफ invoice is not in accordance with section 31 subsection 2, तब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन आपने सर्विस दी है, और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो इसमें जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो चेंज होगा डेट ऑफ सर्विस से, और सेकेंड है हमारा वापस डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट विच वुड बी अर्लियर ऑफ बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक क्रेडिट. इनका जो भी अर्लीस्ट होगा वो होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई. तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए, क्लॉज ए, और ये हो गया हमारा क्लॉज बी. चलिए आगे बढ़ते हैं. द डेट ऑन विच क्लॉज सी, द डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स in case where the provisions of clause A and clause B does not apply. तो क्लॉज सी क्या बोल रहा है? क्लॉज सी बोल रहा है कि अगर क्लॉज ए काम नहीं कर रहा है, क्लॉज बी काम नहीं कर रहा है, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेट होगी आपके सर्विस की, उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई. तो ये हमको क्लॉज सी बताता है. इसी के साथ हमने क्लॉज ए, क्लॉज बी एज वेल एज क्लॉज सी कवर कर लिया है. एज यूजुअल जैसे हमने सेक्शन 12 में भी एक पोर्शन को अकेले रखा था या लास्ट में के लिए रखा था, इसको भी हम एकदम लास्ट में पढ़ेंगे. तो इसके साथ ही हमने सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 को पढ़ लिया है. एक एग्जाम्पल देखते हैं.
चलिए ये हमारा टाइमलाइन है। लेट अस से कि सर्विस दी गई है 1 को। अब इससे पहले हम एक बार सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के बारे में लिख लेते हैं। सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 का दो बाइफिकेशन होता है। एक होता है फॉर बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के लिए 45 डेज फ्रॉम सर्विस आपका हो गया डेट ऑफ इशू, लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस। और अदर्स जो हैं उनके लिए होता है 30 डेज फ्रॉम सर्विस। ये हमको कहाँ बताया गया है? ये हमको बताया गया है सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 में। चलिए कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, तो हमारा डेट ऑफ सर्विस है 1/1। इनवॉइस इशू किया गया है 5/1 को। दिस इज डेट ऑफ इनवॉइस। पेमेंट बैंक से जो रिसीट हुआ है वो हुआ है 7/1 को, और मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, मतलब सप्लायर ने एंट्री की है 8/01 को। नाउ पहले हमको देखना है फर्स्ट बाइफिकेशन है कि सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के हिसाब से इनवॉइस रेज हुआ है या नहीं हुआ है। देखते हैं हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अदर्स की कैटेगरी में। तो हमको कितने दिन में इशू करना है? 30 डेज। 30 डेज क्या होते हैं? 30 डेज हुआ 1/1 से हमारा 31/01। तो मुझे ये मेरा था लास्ट डेट टू रेज द इनवॉइस। मैंने उसके पहले कर दिया, मतलब ये मतलब मेरे पे कौन सा क्लॉज अप्लाई होगा? 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 31 सब सेक्शन 2। तो उसमें मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा मेरा डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज 5/01, और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट जो है मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 8/1 और बैंक के हिसाब से 7/1। सो अर्लियर ऑफ दीज टू वुड बी 7/1 एंड अर्लियर ऑफ दीज टू वुड बी 5/1। तो ये हो गया मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। इसको हम बोलते हैं तो इसको हम एक अच्छा सा नाम देते हैं केस 1। अब चलिए हम जाते हैं केस 2 पे। नाउ लेट अस अज्यूम ये जो डेट ऑफ इनवॉइस है ये हमारी हो गई केस 1 की। अब हम जाते हैं केस 2 पे। केस 2 के हिसाब से जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो है 5/5। नाउ केस 2, चलिए बताइए केस 2 में 30 डेज को हम क्रॉस कर रहे हैं या 30 डेज के विद इन हमने इनवॉइस रेज किया है? 30 डेज हमारा 31 जैन को फिनिश होता है, मतलब हमने बियॉन्ड 30 डेज अपना इनवॉइस रेज किया है। अगर हमने बियॉन्ड 30 डेज रेज किया है तो हम पे कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी। क्लॉज ए नहीं लगेगा। क्लॉज बी जब लग रहा है तो हमारा क्या डेट ऑफ सर्विस गिना जाएगा? डेट ऑफ सर्विस, सर्विस दी गई है 01/01, और सेकेंड हुआ हमारा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, वो हुआ हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 8/1 और बैंक के हिसाब से 7/1।
7-1 हमारा अर्लीस्ट, इन दोनों में हमारा अर्लीस्ट है 0101, तो इसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसी के साथ हमने सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 को कवर किया है विद एन एग्जाम्पल। आगे बढ़े, चलिए ना आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 की तरफ। सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। अब जब हम रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को पैसा कौन देगा? सप्लायर देगा या रेसिपिएंट देगा? सप्लायर नहीं देगा, रेसिपिएंट ही देगा। तो हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेसिपिएंट। हमको रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, रेसिपिएंट के बुक्स में सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In case of supplies in respect of which the tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be earlier of the following dates, namely date of payment as entered in the books of accounts of the recipient, or the date on which the payment is debited to the bank account। बैंक अकाउंट में आ रहा है whichever is earlier, ठीक है। B, the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document. A date immediately following 60 days from the date of issue of invoice by whatever name called। तो क्लॉज ए बोल रहा है डेट ऑफ पेमेंट लो। अब डेट ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है? दो हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब मैंने एंट्री की है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। या फिर मेरे बैंक से जब डेबिट हुआ है, इस बार डेबिट होगा क्यों? क्योंकि हम रेसिपिएंट की बात कर रहे हैं। इसमें से जो भी अर्लीस्ट होगा उसको हम अपना टाइम डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। सेकेंड, क्लॉज बी बोल रहा है जो भी आपने इनवॉइस इशू किया था, जो भी आपका डेट ऑफ इनवॉइस है, उससे 60 डेज ले लीजिए। उसका जो फॉलोइंग है मतलब +1, वो हमारा डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज माना जाएगा। नेक्स्ट, provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A or clause B, time of supply shall be date of entry in the books of accounts of the recipient। तो इसमें से जो भी अर्लीस्ट होगा उसको हम मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, जो क्लॉज सी बोल रहा है कि अगर क्लॉज ए काम नहीं करे, क्लॉज बी अगर काम नहीं करे, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आपने एंट्री की है। नाउ फर्दर provided further that in case of supply or by associated enterprise where the supplier of the service is located outside India। आउटसाइड इंडिया मतलब क्या हुआ? ये बात कर रहे हैं हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, मतलब जान पहचान के लोग, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इस केस में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री, या फिर हम देखेंगे हमारे बैंक में जब डेबिट हुआ है। इसमें से जो भी अर्लीस्ट होगा उसको हम मानेंगे अपना टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही इजी सबसेक्शन है। मेन हमको याद रखना है अपना क्लॉज ए और क्लॉज बी। इन दोनों का जो भी अर्लीस्ट होगा वो होगा हमारा
टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये हमारा टाइमलाइन वापस आ गया। लेट अस से डेट ऑफ सर्विस है 1/1, डेट ऑफ इनवॉइस 5/1, date of payment 10/1 in the books of accounts, और बैंक डेबिट का डेट है 11/01। तो ये हुआ हमारा टाइमलाइन। नाउ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए बोलता है डेट ऑफ पेमेंट को देखो। डेट ऑफ पेमेंट दो तरीके के होते हैं। एक हो गया हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज 10/01। एक हो गया हमारे बैंक में डेबिट, जो है 11/1 को। इन दोनों में से जो अर्लीस्ट है वो होगा 11/01। नेक्स्ट हुआ 13(3)B, जो बोलता है इनवॉइस प्लस 30 डेज का फॉलोइंग डे को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो इनवॉइस हमने इशू किया है 5th 1 को, उससे प्लस हम 31 डेज गिनेंगे। तो 5th से हमारा 31 डेज हुआ, 5th दैट इज 6/01। इन दोनों का जो भी अर्लीस्ट होगा, सॉरी 6/02, इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट है दैट इज 11/01 को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे अंडर रिवर्स चार्ज। इसी के साथ हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 3B क्लोज होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 हो गया हमारा वाउचर्स का एग्जाम्पल। तो in case of supply of vouchers by the supplier, the time of supply shall be date of issue of voucher if the supply is identifiable, date of redemption of voucher in all other cases। समझिए आपने अर्बन क्लैप से एक सर्विस ली और अर्बन क्लैप ने आपको एक वाउचर दिया। ये हम बात कर रहे हैं केस 1 की। वो वाउचर में लिखा हुआ था कि आपको एक फ्री मसाज मिलेगा, फ्री मसाज मिलेगा, और वो मसाज आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर अवेल करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे हमारा सर्विस का टाइम सब कुछ आइडेंटिफाइबल है? यस। अगर ये लेट अस से ये जो वाउचर है ये 1/1 को इशू किया गया है, तो इसका डेट ऑफ इशू जो है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा, दैट इज 01/01। लेट अस से दूसरा जो वाउचर इशू किया गया दैट इज केस 2 में एक और वाउचर इशू किया गया, उसका भी डेट सेम 1/1, लेकिन वो वाउचर में लिखा हुआ था कि आपको नेक्स्ट सर्विस पे 25% ऑफ मिलेगा और ये सर्विस आपको 3 मंथ्स तक लेनी है। क्या ये जो 25% ऑफ है ये कौन से सर्विस पे हम ले सकते हैं वो लिखा हुआ है? मतलब मैं मसाज लूँ या मैं अपना कोई और दूसरा सैलून सर्विस लूँ, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कोई भी सर्विस ले सकती हूँ, राइट? सब पे मुझे 25% ऑफ है। तो अगर यहाँ पे सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जो मेरा डेट ऑफ रिडेम्पशन होगा जब मैंने वो सर्विस यूज की अर्बन क्लैप से, वो जो है वो अर्बन क्लैप के लिए टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेट अस से ये सर्विस जो है ये मैंने ली है सेकंड को, तो अगर मैंने सेकंड को ली है
तो 2 फेब को ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ना कि 1 जन को। तो ये था हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 जो वाउचर्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट सबसेक्शन है हमारा सबसेक्शन 5 जो बात करेगा रेसिडुअल एक्टिविटीज के बारे में। मतलब जो सबसेक्शन 2 कवर नहीं कर पा रहा है, जो सबसेक्शन 3 कवर नहीं कर पा रहा है, जो सबसेक्शन 4 नहीं कवर कर पा रहा है, वो कवर करेगा सबसेक्शन 5। नाउ वापस मैं बता रही हूँ, मैंने ये सेक्शन 12 में भी बताया था, ये सेक्शन जनरली फ्रॉड्स के बारे में, मतलब अगर कोई टाइप का फ्रॉड हो रहा है। पढ़ते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे। Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of subsection 2 or subsection 3 or subsection 4, जो मैंने यहाँ लिखा है, the time of supply shall, in case where a periodical return has to be filed, then the date on which such return is to be filed, or in any other case the date on which the tax is paid. Case 1, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं 100 रुपीज़ की, उस पर उनको कलेक्ट करना होता है 12%, लेट अस से 12% टैक्स, तो 12 रुपीज़ 112। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने 100 रुपीज़ पे 18 रुपीज़ चार्ज किया और 118 कलेक्ट किया। ये जो 12 रुपये हैं वो इन्होंने गवर्नमेंट को दिया और 6 रुपये जो हैं वो इन्होंने अपने पॉकेट में डाला। फ्रॉड हो गया? यस। क्या मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड थे? यस, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड थे। रजिस्टर्ड थे तो क्या उनको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना था? यस, उनको रिटर्न फाइल करना था। अगर उनको रिटर्न फाइल करना है तो उनका टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ रिटर्न। जो उनका लास्ट डेट होता है रिटर्न फाइल करने का वो होगा उनका टाइम ऑफ सप्लाई। केस 2 में देखते हैं। मिस्टर वाई अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड मतलब ही कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। वो 100 रुपीज़ पे आराम से 18 रुपये कलेक्ट करके 118 रुपये से वो अपने गुड्स बेच रहे हैं। ये 18 रुपये कहाँ जा रहे हैं? पॉकेट में जा रहे हैं। गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने इन पे हमला किया। हमला करते ही इन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं टैक्स पे कर दूंगा, जो 18 रुपीज़ मैंने जीएसटी के नाम पे कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट मैं आपको दे देता हूँ। अगर ये गवर्नमेंट को देने के लिए रेडी है तो इनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन उन्होंने पेमेंट किया, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो उनका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। तो दोनों एग्जाम्पल के साथ हमने सबसेक्शन 5 भी खत्म कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 जो बात करता है डिलेड पेमेंट्स पे जो भी हम लोग चार्जेस लगाते हैं। पहले पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल लेंगे। The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which such addition in value, on which the supplier receives such addition in value। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है वो सेल करते हैं, मतलब सर्विस देते हैं मिस्टर वाई को। सर्विस है वर्थ ₹5000। मिस्टर वाई को ये पेमेंट करना है 10 जनवरी तक। अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो पर डे के हिसाब से उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी ₹10 की। मिस्टर वाई बहुत बिजी हैं, अपने कामों में उलझे हुए, वो भूल गए पेमेंट करना, तो उन्होंने पेमेंट किया 15/01 को। तो यहाँ पे 5 डेज का गैप आ गया, तो उनको कितना पेमेंट करना पड़ा? उनको पेमेंट करना पड़ा 5000 प्लस 5 डेज का 10 रुपीज़ के हिसाब से 50 रुपीज़। 5000 प्लस 50। अभी जो 5000 है इसका हमारा जो सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2,
टू नहीं, 1 नहीं, 2, 3, 4 जैसे भी होगा टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट किया जाएगा। पर ये 50 रुपीज का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो होगा डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे हमारा डेट ऑफ पेमेंट है 1501, तो वो होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 50 रुपीज। तो इसी के साथ हमने एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा हर सब सेक्शन हमने एग्जाम्पल के साथ कवर करते करते हम अपने लास्ट सब सेक्शन तक पहुंच गए। इसी के साथ हमारा टाइम ऑफ सप्लाई एकदम क्लियर है। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने मेरा वीडियो देखा। कीप वॉचिंग, हम रोज नए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे मिले। और बाकी वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। कीप वॉचिंग और हमको आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।